गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चलिए बच्चों, आज हम फिर जॉर्ज पंचम की नाक पाठ को पढ़ते हैं जो कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है। यहाँ नाक मुख्य विषय है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ब्रिटेन के शासक जॉर्ज षष्ठम की पुत्री यानी जॉर्ज सिक्स की पुत्री थी। पिता के मरणोपरांत वो ब्रिटेन की महारानी बनी थी। वो अपने पति प्रिंस फिलिप, स्क्रीन पर दोनों पति पत्नी का फोटो दिया गया है, एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप, जो अपने पति प्रिंस फिलिप जो क्या थे, जो एडिनबर्ग के ड्यूक थे, के साथ भारत भ्रमण पर आ रही हैं। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। उनका दर्जी परेशान है। सेक्रेटरी और जासूस भी पहले से ही भारत जाकर उनके सुरक्षा का प्रबंध देखकर आ चुके हैं। इंग्लैंड में जो बातें हो रही हैं उसी का हूबहू नकल भारतीय अखबार कर रहे हैं, जैसे उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं बचा हो। सब यानी रानी एलिजाबेथ को ही एलिजाबेथ ही एकमात्र मुद्दा बन गया है। हम लोग विदेशी आकर्षण से बंधे हुए हैं। चलिए आगे पाठ पढ़ते हैं। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। तो बच्चों, अखबार वाले सरकारी तंत्र के अनुकूल ही लिखते हैं। माने जिस समय जैसा शासक होते हैं उसी के अनुसार मीडिया भी कार्य करती है। तो रानी एलिजाबेथ आ रही थी भारत भ्रमण के लिए, तो उनके ही कारनामों से भारतीय अखबार छपे पड़े थे। क्योंकि हम लोग औपनिवेशिक दास्ता को पूरी तरह से अपना रहे थे। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। अर्थात मुख्य खबर तो वहां के लिए था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, मुख्य खबर वहां के लिए था, वहां के लोगों के उत्साह के लिए था। लेकिन हिंदुस्तानी लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्नता की लहर हिंदुस्तान में फैल रही थी। हिंदुस्तान के लोग प्रसन्न हो रहे थे। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी कि रानी एलिजाबेथ आ रही हैं। हैं? ये राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए तो कुछ होना ही चाहिए। कुछ कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। बावर्ची ही उनके महायुद्ध में जब लड़ चुके हैं, तो उस महारानी के शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेशाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये नई दिल्ली तो शहर है, तो रहने वाले लोग इस बात को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। इस तरह बता रहे थे जैसे कि ईश्वर की अनुकंपा हो रही हो। नई दिल्ली तो एक शहर है, लेकिन दिल्ली वाले इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे जैसे ईश्वर की ही रानी आ रही है, तो जैसे ईश्वर की अनुकंपा उन पर हो रही हो। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सर की जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। मतलब दिल्ली का एकदम काया पलट होने लगा। और वे हमारे घर को देख रहे हैं, हम अपने घर को देख रहे हैं कि क्या उनके रहने लायक, उनके आने के लिए हमारा घर ठीक है, उनके लायक हमारा शहर ठीक है। तो इसलिए दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट होने लगा मतलब बदलाव होने लगा। सड़कें दुरुस्त हो गई, उनका रिपेयरिंग किया जाने लगा।
हाँ? इमारतों को नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया गया, मतलब इमारतों पर रंग रोगन किया गया। नाज़नीनों माने उनको नाज़नीन माने कोमल, कोमलता के साथ। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक, क्योंकि रानी आ रही थी और जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। कहने का बहाव यह हुआ कि जो नई दिल्ली में इतनी गंदगी फैली हुई थी, लेकिन सभी कुछ साफ कर दिया गया उनके आने को लेकर। और लेखक यहाँ बता रहे हैं कि नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ था मतलब सुख सुविधा की कमी नहीं थी, लेकिन आत्मसम्मान नहीं था। हाँ बच्चों, अपना ये अपने शहर का कोई सभी लोग ये मोल भूलते जा रहे थे दिल्ली वाले। सभी शहर की अपनी अपनी पहचान होती है, शहर की भी आत्मा होती है, पहचान होती है। लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि पश्चिमी देश ही प्रगति का पर्याय बन गया है। हम लोग मानसिक रूप से अभी भी गुलाम हैं, यानी पश्चिमी देश ही प्रगति का पर्याय बना हुआ है। तो लेखक कहना चाह रहे हैं, बताना चाहते हैं कि उस मानसिक स्थिति के बारे में कि हम लोग अभी भी विदेशों की चीज़ें, विदेशी चीज़ों को अपनाने से पीछे नहीं हटते हैं। मतलब नई दिल्ली में केवल आत्मसम्मान की कमी थी, सब कुछ था, हर एक तरह की सुख सुविधाएं थी। ग्रीक कार्ड नोट करेंगी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? दूसरा प्रश्न, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।